नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिप्नोसोमेसिस, जिसे कि कॉमनली सर्रा के नाम से जाना जाता है, के बारे में रहने वाला है। दोस्तों, बिना देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक रहेगा। आप इससे इस बीमारी को अच्छे से पहचान पाएंगे, इसके लक्षणों को आधार पर भी पहचान पाएंगे और इसमें जो टेस्ट रहते हैं उनके आधार पर भी आप इसको पहचानने में आपको ये वीडियो मदद करेगी। दोस्तों, ये जो बीमारी है, अगर इसके स्प्रेड की बात की जाए, इसके फैलाव की बात की जाए, तो ये काटने वाली जो मक्खियाँ होती हैं उनकी वजह से फैलती है। जैसे कि टेबनस और स्टोमैक्सिस ग्रुप की जो मक्खियाँ हैं उनकी वजह से ये बीमारी फैलती है। इसका मेन जो पैरासाइट रहता है वो फ्लैजेला ग्रुप के अंदर आता है और वो टी एवांसी, ट्रिप्नोसोमेसिस एवांसी के नाम से होता है। अब टी एवांसी हमने क्यों बोला? क्योंकि इंडिया के अंदर मेनली यही फ्लैजेला, यही हिमोप्रोटोजोआ पाया जाता है। इसके अलग कुछ वेरिएंट और हैं, जैसे टी वाइवेक्स हो गया या टी ब्रूसई है। इसकी अगर बात की जाए कि ये किस किस स्पीसीज के अंदर होता है, तो ये कैमल्स के अंदर, हॉर्स, बोवाइन और डॉग्स के अंदर मेनली पाया जाता है। और जो गोट रहती है वो इसके रिजर्वायर के रूप में काम करती है, यानी कि इसकी एक फॉर्म गोट के अंदर रहकर खुद को वहां पर प्रोटेक्ट रखती है और जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो दूसरे पशुओं के अंदर खुद को ट्रांसमिट कर लेती है। क्या ट्रिप्नोसोमेसिस ह्यूमन में हो सकता है? तो हाँ, एक जोशी सर की रिपोर्ट है दो टू टू 2005 की। तो उसमें जो बताया गया है कि ह्यूमंस के अंदर भी सर्रा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसकी अगर मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो ये 50 से 100% तक कैटल के अंदर, यानी कि जिस भी कैटल को ये हो जाता है, 50 से 100% चांस है कि वो पशु मेनली बच नहीं पाएगा। और अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है दोस्तों, तो उसमें पशु को बचा पाना आसान रहता है। इसके अगर टेस्ट की बात की जाए तो इसके ब्लड स्मीयर से इसका टेस्ट किया जा सकता है, यानी कि ब्लड की जो स्लाइड रहती है माइक्रोस्कोप के नीचे, उसको देखकर इसको टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि 50% से ज़्यादा केसेस में इसको ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन रहता है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि जो फील्ड वेट है वो जुगुलर वेन से वेन कलेक्ट करते हैं, जबकि जो ट्रिप्नोसोमेसिस है वो कैपिलरीज के अंदर ज्यादा मात्रा में रहता है। जुगुलर वेन में जहां पर ब्लड फ्लो काफी हाई रेट पे होता है, वहां पर इसको ट्रेस कर पाना मुश्किल रहता है। इसलिए इसका अगर स्मीयर आपको बनाना है तो उसे उसके लिए आप ईयर वेन से अगर आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आप इसे ट्रेस कर पाएंगे। इसके अलावा बफी कोट टेक्निक एक रहती है, जिसमें कि हेपरनाइज्ड माइक्रो हेमेटोक्रेट ट्यूब के अंदर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है 5 मिनट के लिए 12,000 आरपीएम पर। और उस पर जो बफी कोट आता है, उस बफी कोट को जब स्लाइड के ऊपर रख के देखा जाता है तो उसमें लगभग 1 ml ब्लड में 200 से 300 तक ट्रिप्नोसोमेसिस ट्रिप्नोसोमे के जो फ्लेजेला रहते हैं उनको ढूंढा जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। इसके अलावा लिम्फ नोड की बायोप्सी के द्वारा, या फिर जो ओडेमा होता है, जो सोजिश आ जाती है, उससे फ्लूइड को निकाल के उसकी बायोप्सी के द्वारा भी इसे देखा जा सकता है। अदर ब्लड पैरामीटर्स को ये कैसे इफेक्ट करता है? तो दोस्तों, इसमें जर्नली जो एनीमिया होता है पशु को, यानी कि उसका हीमोग्लोबिन, उसका एचसीटी या पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम और उसका आरबीसी काउंट लो हो जाता है। अगर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की बात की जाए तो उसको न्यूट्रोपीनिया रहता है, यानी कि उसका न्यूट्रोफिल्स का लेवल स्लाइटली लो हो जाता है। और लिम्फोसाइटोसिस होता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। इसी के बढ़ने की वजह से लिम्फ नोड के अंदर भी इन्फ्लामेशन होती है, वहां पर भी सोजिश आ जाती है। इसके अलावा मोनोसाइट, बेसोफिल और ल्यूकोसाइट्स का जो काउंट रहता है वो स्लाइटली लो हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की हमारे को फाइंड आउट होता है।
इसके अलावा सीरम ग्लूकोज की अगर बात की जाए तो इनिशियली वो नॉर्मल या स्लाइटली हाई आपको मिलेगा, और जब पशु को लंबे समय तक ट्रिपनोसोमेसिस रहता है या जब वो क्रोनिक स्टेज में होता है, तो लास्ट स्टेज में जाके उसको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि उसका सीरम ग्लूकोज लेवल लो चला जाता है। इसे डॉक्टर शंकर कुमार सिंह, जो कि डुवासू के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने एक जर्नल के अंदर पब्लिश किया है। इसके अलावा एएसटी, जिसे कि एसजीओटी कहा जाता है, और सीरम बिलीरुबिन वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाते हैं। दोस्तों, एएसटी जो होता है वो लीवर के लिए टेस्ट रहता है। हालांकि इसमें लीवर डैमेज इतना नहीं होता, फिर भी एएसटी का इंक्रीज होने के पीछे कारण ये है कि इसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है, जो आरबीसी जिनकी लाइसिस हो चुकी है वो लीवर के अंदर आकर जमा हो जाती हैं, और जिससे वहां पर एएसटी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसकी दो फॉर्म रहती हैं, एक कैटेचिक फॉर्म रहती है, एक नर्वस फॉर्म रहती है। कैटेचिक फॉर्म जो होती है वो इनिशियल फॉर्म होती है, जिसमें कि ये अपने आप को पूरी तरह से पशु के अंदर दिखा नहीं पाता है, और थोड़ी मात्रा में रहने की वजह से पशु को रेगुलर बार-बार फीवर आता है। आपने इंजेक्शन लगाए, वो ठीक हो गया, 2-3 दिन के बाद फिर फीवर आएगा। इंजेक्शन लगाएँगे, ठीक हो जाएगा, 15-20 दिन में फिर फीवर आएगा। ये लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर रहता है, और इसमें एक सामान्य लक्षण ये भी मिलेगा कि उस पशु का आधा शरीर जो है वो गर्म होगा, आधा शरीर ठंडा होगा। यानी कि उसका जो थोरैसिक रीजन है, वहाँ पर आप अगर उसके छाती के ऊपर हाथ लगा के देखेंगे, रिब्स के ऊपर हाथ लगाएँगे, तो वो आपको गर्म मिलेगी, जबकि पीछे का जो बॉडी रहेगा, वो ठंडा मिलेगा। कई बार लोग इसको गर्म-सर्द से कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसको आप अगर दूसरे लक्षणों से मिलाएँगे, तो आप समझ जाएँगे कि ये गर्म-सर्द नहीं है, ये सर्रा की बीमारी है। इसके अलावा पशु का सडन वेट लॉस और जो उसका मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें भी सडन लॉस आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर इसके नर्वस फॉर्म की बात की जाए, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज के बाद जो फॉर्म आने वाली है, वो नर्वस फॉर्म इसमें आती क्यों है, पहले ये समझना भी ज़रूरी है। दोस्तों, अब ये प्रूवन है कि ट्रिप्नोसोमा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, जिस वजह से जब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और पशु के दिमाग में पहुँच जाता है, तो वहाँ पर जाकर ये नर्वस साइन को दिखाने लगता है। नर्वस साइन्स के अंदर भी जो इनिशियल फॉर्म रहेगी, उसमें पशु ओनर जो है वो आपको बताएगा कि पशु 2 से 3 दिन तक खड़ा है रेगुलर, वो बैठ नहीं पा रहा है। हालाँकि आपको यहाँ पर ये भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा कि ये फॉरेन बॉडी का केस तो नहीं है, क्योंकि फॉरेन बॉडी में भी ये सिम्पटम आते हैं कि पशु बैठ नहीं पाता है। लेकिन अगर आप इसके डिफरेंशियल में देखेंगे, तो फॉरेन बॉडी में पशु बैठने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो अंदर पाइरेस हो चुकी है, और वो जब बैठने की कोशिश करता है तो वो उसको दर्द करती है, जिस वजह से पशु बैठ नहीं पाता है। जबकि सर्रा के अंदर पशु की बैठने की इच्छा ही नहीं होगी, इसलिए वो खड़ा रहता है। इसके अलावा पशु आराम-आराम से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पेशाब करता रहता है, उसको मिक्चुरेशन होती रहती है। जैसे कि उसे जलन महसूस हो रही हो, वो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पेशाब करता रहता है। और इसके अलावा डमी सिंड्रोम आपको उसमें मिलेगा। डमी सिंड्रोम मतलब कि वो बाहर का जो स्टिमुलाई है उसके लिए उसका रिस्पॉन्स नाम मात्र का होगा। यानी जब आप उसको छुओगे या उसके पास हल्की ताली बजाएँगे, तो या कुछ भी उसके पास एक्टिविटी करेंगे, तो उसका जो स्टिमुलाई है, उसका जो रिएक्शन है वो बहुत कम देगा। अब इसमें एक चीज़ और भी होती है कि ये एसिटाइल कोलिनेज को इन्हिबिट कर देता है, जिससे कि कोलिनरेज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और उसके इंक्रीज होने से उसे न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स आते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स में उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है, चलने का तरीका होता है, वो बदल जाता है। इसके अलावा स्टार गेजिंग और
अलग अलग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वहां पर आपको दिखाई देते हैं। ये नर्व फाइबर्स को भी डैमेज करता है। इस नर्व फाइबर के डैमेज होने से पशु में पैरालिसिस भी हो जाती है। जैसे कि फेशियल पैरालिसिस अगर फेशियल नर्व की रहेगी तो वो उसके आई, टंग और ईयर को इफेक्ट करेगा। और क्योंकि वहां पर उसके टंग की पैरालिसिस हो गई है तो वहां पर वो अपने सलाइवा को अंदर निगल नहीं पाएगा, जिससे वहां पर सलाइवेशन रेगुलर होती रहेगी। इसके अलावा अगर अबडक्शन नर्व की पैरालिसिस हो गई है तो वो आई ग्लोब को इफेक्ट करता है, जिससे कि आई ग्लोब पलट जाता है, जिसे आंखें पलटना कहते हैं। यानी आंखों का पिछला भाग आपको आगे दिखाई देगा और जो बाहर ओकुलर आई का भाग रहता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, जिससे कि पशु सडनली ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इससे ज्यादा अगर अग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल फॉर्म आएगी तो उसके अंदर पशु एक जगह बार बार चक्कर काटता रहेगा, जिसे सर्कलिंग फॉर्म कहते हैं, या फिर वो खुद को ही मारने की कोशिश करेगा। वो किसी पेड़ या किसी अन्य चीज में खुद के सिर को मारेगा। हालांकि यहाँ पे आपको डिफरेंशियल ये भी करना होगा जब वो खुद को मार रहा है कि उसे रेबीज तो नहीं है। अगर बात की जाए रेबीज की और सर्रा की, तो इनमें डिफरेंस ये है कि सर्रा रहते हुए पशु पानी पीता है, जबकि रेबीज में वो पानी नहीं पी पाएगा, क्योंकि उसके गले की जो नर्व है उनका पैरालिसिस हो चुका होता है। इसके अलावा रेबीज में स्लाइवेशन बहुत ज्यादा होती है, उसके मुंह से बहुत ज्यादा लार आती है। तो यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक केस हाइपोमैग्नीशियमिया का भी होता है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है जैसे उसे दौरे हैं। हाइपोमैग्नीशियमिया विंटर सीजन में और लैक्टेटिंग पशुओं को होने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि ट्रिप्नोसोमेसिस किसी भी पशु को हो सकता है। इसके अलावा अगर इससे भी ज्यादा वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, वो और ज्यादा खराब कंडीशन में पहुंचता है, तो पशु स्टार गेजिंग यानी तारे देखने की तरह ऊपर मुंह करके बैठेगा और उसका चाल चलने का तरीका बदल जाएगा। आपको इसे पोलियो एनसेफलाइटिस से अलग करके देखना होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके अंदर प्रोटीन जब आप टेस्ट करवाएंगे तो सीरम प्रोटीन जो होता है वो कम मिलेगा, हाइपोप्रोटीनिमिया आपको मिलेगा और उसको एनीमिया आपको मिलेगा। यानी कि उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगी वो पेल येलो कलर की आपको मिलेगी। और हाइपोप्रोटीनिमिया और एनीमिया इन दोनों की वजह से उसके शरीर में जो उसके हाथ पैर हैं वहां पर भी और उसके पेट के भाग पर भी आपको सोजिश दिखाई। आइए दोस्तों अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो टी एवन सी रहता है उसके स्प्रेड को रोकने के लिए आप आइसोमेथिडियम क्लोराइड 2.5 ml पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बेरेनिल आरटीयू का भी यूज कर सकते हैं, वो 3.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से रहने वाला है, या 5 से 10 ml पर 100 kg के हिसाब से आप देख सकते हैं। बेरनिल में एक चीज खास ये भी है कि आप इसे किसी भी सूरत में 56 ml से ज्यादा किसी पशु को ना दें। न्यूरोलॉजिकल साइंस को ट्रीट करने के लिए आप विटामिन बी 1 का इंजेक्शन बेरिविन के नाम से आता है, और कई कंपनियां जो बनाती हैं आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आप विटामिन बी 1 अगर देंगे तो वो न्यूरोलॉजिकल साइंस जो उसमें आए हैं, जो स्टार गेजिंग की पोजीशन है और इन कोऑर्डिनेशन ऑफ गेट है, उसको ठीक करने में सहायता करेगा। क्योंकि ब्रेन के अंदर एडिमा हो चुका है, जो ट्रिप्नोसोमा है वो जब ब्रेन में जाएगा तो वहां पर एडिमा करेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप इंजेक्शन प्रेडनिसलोन का यूज कीजिए। और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है, जो दिमाग के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो गया है, उसको रिड्यूस करने के लिए मैनिटल का यूज कीजिए। और इसके अलावा क्योंकि पशु खा नहीं रहा है और उसका रेगुलर वेट लॉस हो रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो उसको एनर्जी का सोर्स के रूप में आप हिम शक्ति या एनाबोलाइट किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दोस्तों ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होते हैं हमने वही प्रोडक्ट्स के आपको नाम बताए हैं। इसके अलावा हमने आपको साल्ट भी बताने की कोशिश की है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हद तक आपकी जानकारी को इंक्रीज करेगी और आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह अन्य बीमारियों पर अच्छी-अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल का सब्सक्राइब रीच अगर बढ़ता है तो इससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएँगे।